सपना, फैजान, हुसैन, सुनील, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। राम बालक, दीपक, नवीन, अंकुश, शुभेंदु। बहुत दिनों के बाद मैंने एक नाम देखा, शुभेंदु। हमारा एक दोस्त है शुभेंदु गोस्वामी, उसके बाद मैंने एक शुभेंदु नस्कर, आज नाम पढ़ा दूसरा शुभेंदु। ऋत्विक, प्रदीप, अशरफ, रोहित, हेमंत, ब्रिजेंदन, नीतीश, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा देखो, अभी हमने फ्राइडे तक क्लास ली थी आपके साथ में, और आपको हमने टाइमिंग बताया था क्लास का कि मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि ये बच्चा सर बुक का डिसाइड हो गया। अच्छा हाँ, देखो जो पूछ रहा है, सबसे पहले आप में जो अभी लाइव हैं वो लिख लेना साइड में, जो बाद में क्लास देखेंगे आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर लिखेंगे टेलीग्राम पर अंकुर सर फिजिक्स। ये चैनल आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, अंकुर सर फिजिक्स। 4-5 चैनल खुल जाएंगे, जिस चैनल में 41,000 के आसपास बच्चे हों उसे ज्वाइन कर लेना। इसमें भी हम कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं बुक्स के बारे में भी, तो वो जो जैसा आप बोलेंगे वैसे हम डिसाइड करके बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये कर लेना। अब आते हैं हम टॉपिक पर, मुद्दे की बात पर। सब यहां देखना, तो थ्योरी है ना, थ्योरी तो हम क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ते ही हैं, और बिना टीचर के बुक से थ्योरी पढ़ना उतना आसान भी नहीं है। मेन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है ना बच्चा, उसे चाहिए होता है जो पेपर में क्वेश्चन जैसे आते हैं या जैसे आ सकते हैं, उसे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए होता है, ऑथेंटिक, कि जो पढ़ रहा है उसका आंसर बिल्कुल ठीक हो, मिस प्रिंटिंग ना हो, अच्छे क्वेश्चन हो, पेपर में आने वाले हो, और टीचर ने डिजाइन करवाए हो साथ में बैठ के, तो सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, CBT 2 वगैरह सब में काम आएगा। नील चौधरी, हाँ देखते रहो, सुनते रहो। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि अगली क्लास हम 10-12 मिनट और लगाएंगे रिफ्लेक्शन परावर्तन को लेके, और फिर हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे चले जाएंगे। तो अब कमेंट बाजी हमें बंद करनी है, ठीक है। अब हम फिर आते हैं काम की बात पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कोई चीज दिखाई क्यों देती है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ कि ये मेरा मोबाइल क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर हाँ ट्रांसफर हो तो गया भाई। एलपी टेक्नीशियन वाला एक जो बैच था, इसमें एलपी टेक्नीशियन नॉन टेक वाला बैच, वो हमने ट्रांसफर करवा दिया है, उसमें क्लास होगी नहीं इस समय। ये गलती से लगा तो नहीं दी है उसमें, नहीं है इसमें। अच्छा, इस वाले बैच में तो थी नहीं, वो शाम को 9 वाले बैच में थी, वो हमने ट्रांसफर करा दिया है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा कमेंट हटा रहा हूँ कुछ देर के लिए सामने से। एक बच्चा कह रहा है न्यू मोबाइल, भाई न्यू मोबाइल नहीं है, कवर हटाया है, 3.5 साल हो गए इसे, अब इसे चेंज करना है। इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एक दिन इसी क्लास में बच्चों को समझाते हुए गिर गया था ये शाम वाले बैच में, तो पूरी स्क्रीन चली गई थी, फिर ये नकली फोल्डर लगाया हमने। ये बस है कि हमने मेंटेन रखा, वो तो मैंने इसका 15-20 दिन या 1 महीना हो गया है, वो पीछे वाला कवर हटा दिया है, इसलिए थोड़ा सुंदर सा लग रहा है। अच्छा, मैं कहूँ आपसे कि मोबाइल हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर कोई चीज हमें क्यों दिखती है। अगर किसी चीज पर लाइट टकराकर हमारी आंख तक पहुंच जाए, तो मैंने आपको बताया कि वो चीज हमें दिखने लगती है। अब ये मोबाइल आपको क्यों दिख रहा है, मुझे क्यों दिख रहा है, इस पर टकराने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच रही है, लेकिन ये मोबाइल अब क्यों नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि इस मोबाइल पे जो लाइट, जो प्रकाश टकरा रहा है वो हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो नहीं दिखाई देगा। यानी कोई चीज अगर मुझे देखनी है तो उस पर टकराने वाली लाइट जो है वो हमारी आंख तक पहुंचनी चाहिए। मान लो कि आपके घर में छत पर आपकी मम्मी है, कपड़े वपड़े उतार रही है, टांग रही है, या दूसरे रूम में कोई और बैठा हुआ है, आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट प्रकाश टकरा रहा है वो आपकी आंख तक पहुंच ही नहीं पा रहा। अच्छा, आप कहोगे ठीक है सर, कोई चीज हमें तब दिखती है अगर उस पर टकराने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए, पर यह बताओ कि कोई चीज मुझे दिख तो गई, पर अगर कोई चीज मुझे लाल दिख रही है तो लाल ही क्यों दिखती है, कोई वस्तु मुझे हरी दिख रही है तो हरी ही क्यों दिखती है, उसके पीछे की वजह क्या है। देखो, कोई भी वस्तु आपको ठीक उसी रंग की दिखाई देगी जिस रंग को रिफ्लेक्ट परावर्तित करेगी। देखो होता क्या है कि जो सन की लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, इस व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, और वो 7 रंग आपको पता है बचपन से, उन्हें कहते हैं विबग्योर। अब जो लाइट है व्हाइट लाइट, ये 7 रंगों से मिलकर बनी है। ये 7 रंग है लाल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये वायलेट होता है बैंगनी, इंडिगो होता है आसमानी। तो ये व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। अब मान लो किसी वस्तु के ऊपर लाइट टकराई और वो वस्तु क्या करे, सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, बस केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट परावर्तित करे। अब सोचो अगर कोई वस्तु केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट करेगी, लाल को परावर्तित करेगी, तो आपकी आंख में तो लाल रंग पहुंचेगा। तो कोई वस्तु मुझे लाल इसलिए दिखती है क्योंकि वो केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट करती है, बाकी और कलर तो उसने एब्जॉर्ब कर लिए। अच्छा, जो रंग वस्तु एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेगी, वो रंग तो हमारी आंख तक पहुंच ही नहीं पाया, तो उस रंग की नहीं दिखेगी। तो कोई भी वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है, जिस रंग को परावर्तित करेगी, वो हमारी आंख में पहुंचेगा, उस रंग की दिखेगी। वस्तु हरे रंग को रिफ्लेक्ट करेगी तो हरी दिखेगी, नीले करेगी तो नीली दिखेगी, लाल करेगी तो लाल दिखेगी। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं गलती पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक वस्तु हरे रंग की क्यों दिखाई देती है, उसने पहले ही ऑप्शन लिख दिया क्योंकि वस्तु हरे को एब्जॉर्ब अवशोषित करती है। बच्चों ने क्या सोचा, अच्छा
ये तो हरे को एब्जॉर्ब कर रही है, इसके अंदर तो हरा थोक के भाव में भरा पड़ा है, इसलिए हरी दिख रही है। अरे भाई जो रंग वस्तु ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, वो तो आपकी आंख तक पहुंच नहीं पाएगा। भाई गले में दर्द हो रहा है, ना बड़ा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। लग रहा है रात को एसी वेसी के चक्कर में ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यहाँ पर टांग दिया हो। तो कोई वस्तु जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगी उस रंग की दिखेगी, जो एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी, वो रंग हमारी आंख तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, तो उस रंग की नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे हम, एनी ऑब्जेक्ट हिंदी में लिखवाएंगे, टेंशन मत लेना। एनी ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑफ सेम कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय इट, हिंदी में लिखेंगे, कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की, कोई भी वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। हिंदी में लिखेंगे, कोई भी वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई भी वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को परावर्तित करती है। अच्छा, कोई वस्तु अगर हरे रंग को परावर्तित करेगी तो हरी दिखेगी, नीले को रिफ्लेक्ट करेगी तो नीली दिखेगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, जो आप इतनी बात समझो, इस आधार पर मुझे बताओ कि कोई वस्तु हमें काले रंग की कब दिखाई देती है, ब्लैक कलर की? कोई वस्तु हमें ब्लैक की कब दिखती है, ये बताओ। अब आप एक चीज ध्यान रखना, देखो फिजिक्स में ब्लैक और व्हाइट कोई कलर होते ही नहीं है, कोई रंग होते ही नहीं है। तो कई बार मैं जब बच्चों की बात बोलता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर कैसी बातें कर रहे हो, ब्लैक तो मेरा फेवरेट है, आप कह रहे हो कि ब्लैक कोई कलर ही नहीं है। देखो फिर कोई वस्तु ब्लैक क्यों दिखती है? तो कोई वस्तु ब्लैक कब दिखेगी? अगर कोई वस्तु के ऊपर लाइट टकराए, प्रकाश टकराए, और कोई वस्तु सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले, सारे के सारे रंग ही। किसी वस्तु के ऊपर लाइट टकराई, सारे के सारे कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए, तो कोई वस्तु सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो कोई रंग आपकी आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। जब आपकी आंख तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं तो कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, और आंखें बंद कर लो, जब में कुछ नहीं दिखता, इस अंधेरे को हम क्या कह देते हैं? ब्लैक, काला। यानी जितने हिस्से से लाइट आपकी आंख तक पहुंचेगी नहीं, उतना हिस्से में आपको अंधेरा दिखेगा, इसे हम ब्लैक कलर कह देते हैं। तो कोई वस्तु काली तब दिखती है अगर वो सारे कलर को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर ले। लेकिन अगर कोई वस्तु सारे के सारे कलर ही रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, अगर किसी वस्तु के ऊपर लाइट टकराई, सारे के सारे कलर ही उसने परावर्तित कर दिए, सारे कलर आपकी आंख में पहुंच जाएंगे। और सारे कलर का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? व्हाइट होता है, सफेद। तो वस्तु व्हाइट तब दिखती है, सारे कलर रिफ्लेक्ट करती है, काली तब दिखती है जब सारे अवशोषित, एब्जॉर्ब करती है। तो ये दो पॉइंट भी हम लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरा और तीसरा और लिखेंगे। तो ये दो पॉइंट भी हम लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरा और तीसरा और लिखेंगे। ब्लैक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है, लिख लेना भाई लाइन है ना, कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। आगे लिखेंगे, व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट रिफ्लेक्ट्स ऑल कलर्स। कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है, कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है।
कोई वस्तु सफेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। ठीक है। अगर जो टीचर जो है ना, उसे यहां तक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां तक एक्सेप्शन के तौर पे एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि वस्तु काली क्यों दिख रही है, सारे कलर एब्जॉर्ब, वस्तु सफेद क्यों, सारे के सारे परावर्तित, वस्तु हरी क्यों क्योंकि हरे को रिफ्लेक्ट करती है, लाल क्यों केवल लाल को करती है। पर ज्यादातर टीचर मान के चलता कि यहां तक आपको आना ही चाहिए। जैसे अभी ये 1-1.5 साल पहले राजस्थान के एसएससी में आ गया था कि वस्तु हरे रंग की क्यों दिखती है, यानी कि हरे को रिफ्लेक्ट परावर्तित करती है। रेलवे में भी एक दो बार क्वेश्चन आ रखा है कि वस्तु काली दिख रही है तो सारे कलर अवशोषित, सफेद दिख रही है तो सारे के सारे परावर्तित। लेकिन वो मेनली पूछता क्या है, अब वो ये मान के चलता है कि ये बात तो आपको पता है, अब इसके आधार पर आपसे कॉन्सेप्चुअल, उसे यहां तक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहां तक एक्सेप्शन के तौर पे एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि वस्तु काली क्यों दिख रही है, सारे कलर एब्जॉर्ब, वस्तु सफेद क्यों, सारे के सारे परावर्तित, वस्तु हरी क्यों क्योंकि हरे को रिफ्लेक्ट करती है, लाल क्यों केवल लाल को करती है। पर ज्यादातर टीचर मान के चलता कि यहां तक आपको आना ही चाहिए। जैसे अभी ये 1-1.5 साल पहले राजस्थान के एसएससी में आ गया था कि वस्तु हरे रंग की क्यों दिखती है, यानी कि हरे को रिफ्लेक्ट परावर्तित करती है। रेलवे में भी एक दो बार क्वेश्चन आ रखा है कि वस्तु काली दिख रही है तो सारे कलर अवशोषित, सफेद दिख रही है तो सारे के सारे परावर्तित। लेकिन वो मेनली पूछता क्या है, अब वो ये मान के चलता है कि ये बात तो आपको पता है, अब इसके आधार पर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, उसे समझना ध्यान से। ठीक है। तो मेरे कमेंट प्राइवेट शो क्यों रहा है, सबके कमेंट प्राइवेट है भाई। प्राइवेट कमेंट एक तो ना थोड़ा सा दिमाग लगा करो। प्राइवेट कमेंट का मतलब ये है कि आपको केवल अपना कमेंट ही दिखेगा, बाकी का नहीं दिखेगा। पब्लिक नहीं, यूट्यूब पे क्लास नहीं चल रही है कि यहाँ पे सब आपस में लग रहे हैं बातचीत करने, तो आपको केवल अपना कमेंट दिखेगा। प्राइवेट और पब्लिक में फर्क समझ रहे हो आप? महेश कुमार मीणा जी कुछ लिख रहे हैं, गर हर पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, सचिन महेश कुछ लिख रहे हैं, राम राम। ये सब बच्चे वो हैं जो लेट आते हैं, फिर चलती हुई क्लास में राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी, कोई मतलब नहीं है। ये बच्चा कह रहा नमक के पानी के गरारे करो, करेंगे अभी, जस्ट अभी आपकी क्लास में स्टार्ट हुआ है। बच्चा कह रहा है कि सर, ये बच्चा कह रहा है कि आपको साइंस लेने के लिए किसी ने गाइड किया 10वीं के बाद। वैसे तो देखो मैं क्लास में एक्स्ट्रा बातें इधर की करता नहीं हूं, लेकिन ये बच्चे ने ऐसा एक चीज पूछ ली है कि हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई, स्माइल। क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास में भी जिक्र हो रहा था अभी 1-2 दिन पहले, थोड़ा सा आपके 2-3 मिनट लूंगा मैं। 10th क्लास के बाद में अपना क्लियर था कि अपने को साइंस लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि समाज में साइंस का थोड़ा सा सम्मान ज्यादा है, फिर कॉमर्स आता है, फिर आर्ट आता है। हालांकि ये सब ये भ्रांतियां हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट में बेस्ट कर सकते हो और आईएएस तक बन सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बीए वाले होते हैं जो हमारे यहाँ एसएससी में पढ़ते हैं, इंस्पेक्टर बन जाते हैं, एएसओ बन जाते हैं मिनिस्ट्री में, और बीटेक वाला हो सकता है कि नहीं भी उतना बढ़िया कर रहा हो। तो लेकिन उस समय जब हम 10th क्लास में थे तो उस समय ये थोड़ा सा भ्रांति थी, मतलब हमें लगता था ऐसा कि साइंस की वैल्यू ज्यादा है। तो अपने ने क्या किया, जो 10th के बाद होता है ना कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, फॉर्म मिलता है, तो हमने उसके अंदर लिख दिया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। यूपी में एक चीज है, आप बायो एंड मैथ में से एक चीज ले सकते हैं, सीबीएसई में दोनों ले सकते हैं, यूपी में क्लियर कट है भैया, अभी डिसाइड करो कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने 5 सब्जेक्ट लिखे और हम अपना आराम से बैठ गए। हमारा एक दोस्त होता था अंकुर दुबे करके, तो मेरे पास आया शाम को, कह रहा अंकुर क्या लिया, मेरा नाम भी अंकुर, उसका भी अंकुर। हम आगे पीछे ही बैठते थे पेपर में, तो थोड़ा बहुत तुम्हें पता ही भारतीय समाज में नकल वाला सिस्टम होता ही है, तो कई बार मेरी कॉपी से देखता भी था। तो उसने कहा यार तू क्या ले रहा है, मैंने कहा भाई मैं ले रहा हूँ साइंस। कह रहा यार तू तो तेज है पढ़ने में, तू तो कवर कर लेगा, मेरे से नहीं होगी, तो ऐसा कर कॉमर्स ले ले, कॉमर्स भी बढ़िया है। हमने कहा, भाई ने कहा कॉमर्स तो यानी कि कॉमर्स। मैंने साइंस के सब कुछ काट दिया, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट लिख दिए। मैं आराम से बैठा हूँ, सुबह को फॉर्म जमा करना है, रात को हमारे मामा का लड़का आ गया, कहता बुआ जी इसने अंकुर ने क्या लिया, वो हमारे से बड़ा था। मम्मी कह रही भाई कुछ कॉमर्स वॉमर्स ही बता रहा है, ये घर वाले पढ़े लिखे थे नहीं, कॉमर्स वॉमर्स ही बता रहा, पता नहीं क्या बता रहा है। कह रहा कॉमर्स ये तो बेकार है, साइंस बढ़िया होती है। हमने काट के फिर साइंस लिख दिया। मामा के लड़के ने कहा साइंस तो साइंस, जो जो कह रहा हूं वैसे कर रहे हैं। उसके बाद मैं अगले दिन गया अपने स्कूल में, कलर को मैंने फॉर्म दिया। उसने क्या कहा मेरे से, तो कुछ पागल वागल है, कभी कॉमर्स लिख रहा है कभी साइंस लिख रहा है, चल 4 दिन बाद आना, पहले सोच ले आराम से। मैंने नहीं साइंस लेनी है। यार अगर तू यहाँ दिखा 1 हफ्ते तक, तेरा एडमिशन कैंसिल कराऊंगा, टीसी काट के देंगे तुझे, 1 हफ्ते तक दिख मत जाना। तो उन्होंने मुझे 1 हफ्ते, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, 4 दिन बाद चला गया कि 4-5 दिन हो गए, अब तो जो है वो सर भूल गए होंगे, आप मान जाएंगे। जैसे बात मान लो मंडे की थी, मैं थर्सडे को या फ्राइडे को चला गया। उसने कहा तो कम समझ में आ रहा है, तो क्या बोला था, पहले तू डिसाइड कर। मैंने जी ठीक है डिसाइड कर ले, दिक्कत क्या है। कह रहा दिक्कत ये है बेटा कि तुम्हारे ऐसे बच्चे अभी तो साइंस ले लिया, तो तू कंफ्यूज है, फिर 20 दिन बाद आएगा कहेगा जी साइंस मेरे से चल नहीं रही है, मेरा चेंज करा दो, फिर तू एप्लीकेशन लिखेगा, फिर तू हमें परेशान करेगा, तो इसलिए तो मंडे को आना। तो फिर उन्होंने मंडे को आया, खैर उन्होंने साइंस दे दिया हमें। तो हमारा ऐसा रहा कि लेनी साइंस थी, फिर किसने कॉमर्स कहा तो कॉमर्स लिख दिया काट के, फिर साइंस लिख दी। वो बंदा जो था क्लर्क, बड़े उसने बेहतरीन टोन में बोला, उसने इतना बढ़िया कि आज भी कई बार हंसी आ जाती है उनकी बात सुन के। ना फॉर्म देखते कह रहा है, सीधे ये लाइन थी उसकी, तो कुछ पागल वागल है, कभी कुछ लिख रहा है कभी कुछ लिख रहा है, मुंह उठा के चला चल।
आना एक हफ्ते बाद। अपने इधर हरियाणा साइड में, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा ये लैंग्वेज होती है ना, ऐसी हमें आदत होती है बचपन से ही, तो हमें ये बुरा नहीं लगता कि कोई हमें इंसल्ट कर रहा है। यही चीज मान लो कोई बिहार में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोल दे तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि तू कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। हमें आदत होती है बचपन से, लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, हम भी दूसरों से ऐसी बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमें अजीब सा नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पेपर में क्या आएगा उस पर आते हैं। 2-3 मिनट तो हमने आपकी खराब करी दी एक बच्चे के चक्कर में। क्या देखो, ये हमारे पास में एक रूम है, कमरा है, और इस कमरे के अंदर बेटा मान लो कि सन की लाइट है, व्हाइट लाइट है, और इस कमरे के अंदर में एक रोज एक गुलाब लेकर आया, ठीक है। और ये जो गुलाब हमारे सामने है, ठीक है, तो ये गुलाब मुझे इस कमरे के अंदर रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ध्यान सुनना, एक कमरे के अंदर व्हाइट लाइट है, सन का प्रकाश है, सूर्य की लाइट है, उसके अंदर में एक गुलाब लेकर आया, मुझे दिख रहा है लाल रंग का। लेकिन यही गुलाब झुका तू जो मुझे व्हाइट लाइट में लाल रंग का दिख रहा है, मैं इसे दूसरे कमरे में लेके गया। इस कमरे में बेटा मान लो कि इसमें ब्लू लाइट, नीला प्रकाश। यही गुलाब अगर मैं ऐसे कमरे में लेके जाऊं जिसके अंदर नीला प्रकाश हो, तो मुझे बताओ कि व्हाइट लाइट में लाल दिखने वाला गुलाब नीले प्रकाश में कैसा दिखाई देगा। सर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं प्राइवेट से? मैं 6ठी क्लास तक तो पढ़ा हूं, जो अपने गली मोहल्ले में नहीं होते प्राइवेट स्कूल होते हैं 8वीं क्लास तक वाले, गली मोहल्ले में होते हैं 5वीं 8वीं तक का, उसमें पढ़ा हूं। 7वीं से 12वीं तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्योर सरकारी। ये बच्चे कह रहा है जी कोई हमारे यहाँ ऐसा बोल दे तो मार हो जाता है। अरे इतना ऑफेंड होने की जरूरत नहीं होती, ये सब भावुक होने वाली बातें हैं। देखो जितने बच्चे इसमें कह रहे हैं ब्लैक, उन सबका ठीक है, बाकी सबका है गलत, ठीक है। यहाँ देखो लवलेश कुमार, यहाँ देखते रहो बेटा। अब आप एक बात समझो कि गुलाब व्हाइट लाइट में लाल क्यों दिख रहा था, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। आपको सर व्हाइट लाइट में लाल क्यों दिखा, अभी आपने बताया कि कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिसे वह परावर्तित करती है। यानी कि अगर ये गुलाब मुझे लाल रंग का दिखा, इसका मतलब क्या है भैया, व्हाइट लाइट में तो 7 रंग होते हैं, विब ग्योर, तो व्हाइट लाइट में तो 7 रंग है। अगर ये गुलाब मुझे लाल रंग का दिखा है, इसका मतलब है कि इस गुलाब ने बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब किए होंगे, और किस रंग को रिफ्लेक्ट परावर्तित किया होगा, लाल रंग को। यानी कि इस गुलाब की जो औकात है वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट करने की है। इसके पास सारे के सारे कलर थे, सारे ऑप्शन थे, इसने अगर केवल लाल रंग को रिफ्लेक्ट किया है, बाकी सारे कलर इसने एब्जॉर्ब। यानी ये गुलाब अगर व्हाइट लाइट में लाल दिख रहा है तो केवल लाल को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसी गुलाब को बेटा जब आप नीले प्रकाश में लेके आओगे तो नीले को तो रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है भाई, ये व्हाइट लाइट में लाल दिख रहा है, नहीं तो केवल लाल को ही परावर्तित कर देता है। इसकी औकात केवल लाल को रिफ्लेक्ट करने की है। लाल के अलावा पीला, हरा, नीला जो भी कलर होगा उसे तो एब्जॉर्ब करता है, तो इसके ऊपर नीली लाइट डलेगी, उसे तो एब्जॉर्ब करता रहेगा ये। तो यानी कि आपकी आंख तक कोई कलर पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं है भाई। ब्लैक, काला, याद रखो भाई, व्हाइट लाइट में सारे कलर थे, ये भाई साहब लाल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि केवल लाल को ही परावर्तित कर सकते हैं, लाल को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आपने रख दिया नीले में, नीले को तो कर ही नहीं सकता ये। देखो नीला तो यहां देखना, ब्लू कलर को तो एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी जैसे आप कलर बदल दो, सीधे पेपर में टिक लगाना ब्लैक पे, वो आपसे कह दे कि हरे रंग की चीज नीले प्रकाश में कैसी, काली, नीली चीज लाल प्रकाश में कैसी, काली, लाल चीज हरे प्रकाश में कैसी, काली। वो वस्तु लाल क्यों दिख रही है, लाल को रिफ्लेक्ट करेगी, रख रहे हरे में, हरे को थोड़े ना करेगी। वस्तु है नीली दिख रही है, नीले को रिफ्लेक्ट करेगी, रख रहे लाल में, लाल को थोड़े ना करेगी, काला। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक वस्तु व्हाइट लाइट में लाल दिख रही है, अगर मैं उसे लाल प्रकाश में रखूंगा तो कैसी दिखेगी? ठीक है सूरज कुमार जी, थैंक यू। हाँ, अब अंकुश कर ठीक है, रेड। देखो भाई, अगर कोई वस्तु व्हाइट लाइट में रेड दिख रही है, व्हाइट लाइट में रेड दिख रही है, यानी कि वो किसे रिफ्लेक्ट करती है, रेड को। अगर आप उसे रेड में ही रख देंगे, रेड को तो रिफ्लेक्ट करती है, लाल ही दिखेगी। यानी व्हाइट लाइट में लाल है तो लाल प्रकाश में लाल, व्हाइट लाइट में नीली है तो नीले प्रकाश में नीली, व्हाइट लाइट में हरी है तो हरे प्रकाश में हरी। लेकिन व्हाइट लाइट में हरी है, रख देंगे नीले में तो काली हो जाएगी। रंग बदलने पे काला बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान समझना, लिख लेना इसका इसे। रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला दिखाई देगा, ठीक है। रेड रोज विल अपीयर ब्लैक इन ग्रीन लाइट। लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में क्या दिखे, काला। तो ऐसे लिख देंगे नीला प्रकाश जो है, सॉरी, नीले रंग का गुलाब हरे प्रकाश में कैसा, काला। रंग बदलते ही काला बताना है। अब बेटा अब ये जाके आपका रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया है, जिसमें हमें लगभग 5-5.25 क्लासेज लगी हैं। इस रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर हो, रिफ्लेक्शन जुड़ते ही काला बताना है। अब बेटा अब ये जाके आपका रिफ्लेक्शन समाप्त हो गया है, जिसमें हमें लगभग 5-5.25 क्लासेज लगी हैं। इस रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर हो, रिफ्लेक्शन से जुड़ी हुई बातें हो, ये सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। अब हम आएंगे रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे। अगर आप ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे और ऑप्टिक्स से जब क्वेश्चन आता है, ऑप्टिक्स प्रकाश की से, तो
हर 3 में से एक सेट में रिफ्रैक्शन अपवर्तन का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, है ना। तो ध्यान से समझना। लिखेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, लिखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्शन परावर्तन था, ये अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। और जितना हम पढ़ा देंगे, एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इससे बाहर क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है कि उसे 10वीं क्लास के लेवल के आसपास तक या 11वीं क्लास का थोड़ा बहुत लेवल तक ही वो टच कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि वो आपसे पूछ लेगा कोई पीएचडी कर रहा हो ऑप्टिक्स में उस लेवल का, उसकी लिमिटेशन है। तो जितना बताएंगे क्वेश्चन आएगा उसी में से ध्यान सुनना। देखो हमारे पास में, ठीक है, ये बच्चा कह रहा है प्लीज प्रूव व्हाई रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, एक भाई ये बात उस दिन बोलनी थी सुबोध दास, अब चल कुछ और, आप पूछ, आप कुछ और रहे हो, छोड़ दो उसे, आंसर याद कर लो अब उसका। ये क्लास के एंड में टाइम मिलेगा किसी दिन तो उस दिन बता देंगे हम आपको ना। ये बच्चा कह रहा है कि आपने क्वेश्चन बताया था कि मिरर को थीटा एंगल पे घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा पे घूम जाएगी, उसका प्रूफ तो उसी दिन ही बताना था वो। देखो अब यहाँ पे फिर से कमेंट बाजी बंद कर देंगे। अब मैं अगले आधे घंटे बिल्कुल सीरियसली बिना किसी कमेंट के, जब तक मैं क्वेश्चन ना पूछूं, एक ही बच्चा कोई कमेंट मत करना किसी भी टाइप का। देखो अभी आप कहेंगे सर परावर्तन आपने हमें बताया था कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जाएगी किसी सरफेस पे टकरा के वापस आएगी। तो प्रकाश गया दर्पण पे टकरा के वापस आया, दीवार पे टकरा के वापस आया, तो जिधर से लाइट गई अगर उसी तरफ लौट आए, वो रिफ्लेक्शन परावर्तन था। या रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या है? देखो बेटा, मान लो कि लाइट चल रही है, एयर में लाइट चल रही है। अगर लाइट के सामने ग्लास कांच आ जाए, तो कांच तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, तो लाइट क्या करती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर पहुंच जाती है। लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल सकती है। तो लाइट जा रही थी हवा में, सामने आ गया पानी, पानी ट्रांसपेरेंट है उसके अंदर पहुंच गई, सामने आ गया कांच उसके अंदर घुस गई, सामने आया डायमंड उसके अंदर घुस गई, सामने आई कोई ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक उसके अंदर घुस गई। तो लाइट जो एक से दूसरे मीडियम में जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन अपवर्तन। यानी जब भी मैं इस क्लास में बोलूंगा कि रिफ्रैक्शन हुआ अपवर्तन हुआ, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? सर कह रहे रिफ्रैक्शन हुआ अपवर्तन हुआ यानी कि मीडियम बदला, रिफ्रैक्शन हुआ मीडियम बदला, माध्यम बदला, यानी कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। तो रिफ्रैक्शन समझते ही, अपवर्तन सुनते ही माध्यम बदला, और रिफ्लेक्शन परावर्तन सुनते ही लाइट उसी मीडियम में, उसी माध्यम में आई। समझ में आ रही बात? ये तो यहां पर लिखेंगे व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम one medium, when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, comma, this event is called refraction of light। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यह क्वेश्चन सीजीएल 2016 में 10 सितंबर वाले सेट में भी आया था कि लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या कहलाएगा। तो हमने क्या टिक लगाया? हमने बोला जी वो कहलाएगा रिफ्रैक्शन अपवर्तन। अब देखो बेटा, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे हवा से पानी, या पानी से हवा, या हवा से कांच, या कांच से डायमंड, तो भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो हम किसी एक मीडियम को कहेंगे सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। एक को हम कहेंगे रेयर मीडियम, विरल माध्यम। भाई 10th क्लास में लाइट सबने पढ़ा है, तो ये नाम सुने होंगे, सघन विरल टाइप के सुने होंगे ना। तो प्रकाश जो एक से दूसरे माध्यम में जाता है, तो एक मीडियम कहलाता है सघन माध्यम। इसका पूरा नाम होता है प्रकाशिक सघन माध्यम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिसे हम शॉर्टकट में खाली डेंसर कह देते हैं, पूरा नहीं बोलते कि ऑप्टिकली डेंसर। मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, पर आगे से हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। तो जब भी लाइट बेटा एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो कोई एक मीडियम जो होगा वो होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, प्रकाशिक सघन माध्यम, और कोई एक मीडियम जो होगा वो होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। अब आप कहोगे सर हम सघन माध्यम कहेंगे किसे और विरल किसे कहेंगे? तो मान लो कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कोई एक मीडियम सघन है, कोई एक मीडियम विरल है। पर ये बताओ सघन कहेंगे किसे और विरल किसे कहेंगे? देखो सघन माध्यम, डेंसर मीडियम हम किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। सघन माध्यम वो माध्यम है, जैसे लाइट एक से दूसरे मीडियम में जब जाएगी ना, तो बेटा लाइट हर मीडियम में सेम स्पीड से नहीं भागती। लाइट जितनी स्पीड से हवा में चलती है,
ठीक उतनी स्पीड से पानी में नहीं चलती और ठीक उतनी स्पीड से कांच में नहीं चलती। सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो सघन माध्यम वो माध्यम है जिस मीडियम में लाइट धीरे चले। तो मान लो लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई, तो इन दोनों में से लाइट जिस मीडियम में स्लो चलेगी, जहां पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे पड़ जाएगी। तो एक मीडियम जो होगा वो होगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, प्रकाशिक विरल माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। अब आप कहोगे सर हम सघन माध्यम कहेंगे किसे और विरल किसे कहेंगे? तो मान लो कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कोई एक मीडियम सघन है, कोई एक मीडियम विरल है। पर ये बताओ सघन कहेंगे किसे और विरल किसे कहेंगे? तो देखो सघन माध्यम डेंसर मीडियम हम किसे कहते हैं, ध्यान सुनना। सघन माध्यम वो माध्यम है, जैसे लाइट एक से दूसरे मीडियम में जब जाएगी ना, तो बेटा लाइट हर मीडियम में सेम स्पीड से नहीं भागती। लाइट जितनी स्पीड से हवा में चलती है, ठीक उतनी स्पीड से पानी में नहीं चलती और ठीक उतनी स्पीड से कांच में नहीं चलती। सब में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो सघन माध्यम वो माध्यम है जिस मीडियम में लाइट धीरे चले। तो मान लो लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई, तो इन दोनों में से लाइट जिस मीडियम में स्लो चलेगी, जहां पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे पड़ जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो सघन माध्यम में लाइट की स्पीड होती है कम, तो लाइट जिस मीडियम में धीरे पड़ेगी उसे हम कहेंगे सघन माध्यम। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल कम हो जाए, लाइट धीरे चलेगी, वो हमारा सघन माध्यम कहलाएगा। अच्छा विरल माध्यम कौन सा होगा? दो में से जिस मीडियम में लाइट तेज भागेगी वो हमारा कहलाएगा विरल माध्यम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की जो चाल है वो कैसी हो जाती है? ज्यादा। ठीक है, तो सघन माध्यम में लाइट जो है बेटा वो धीरे चलती है और विरल माध्यम में जो लाइट जो है वो तेज चलती है। तो अब आप कहेंगे सर ठीक है, आपने कहा कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में गई, तो जहां स्लो पड़ गई, धीरे पड़ गई, वो माध्यम सघन हो गया, जहां धीरे चलेगी, और जहां फास्ट चलेगी, तेज भागेगी, वो विरल हो गया। पर हमें पता कैसे चलेगा कि लाइट धीरे कहां चलती है और तेज कहां चलती है? भाई ये भी तो एक चीज है कि भाई ये पता कैसे चले कि लाइट धीरे कहां चलती है और तेज कहां चलती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक हल्का से एक आइडिया दूंगा, मोटा मोटी, कि लाइट धीरे कहां चलती है और तेज कहां चलती है। फिर हम इसमें डीप में आएंगे, देखो डिटेल में समझेंगे। अब यहां पे देखना, हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल की। ठीक है, देखो बेटा लाइट जो है ना, प्रकाश जो है, ये सबसे तेज चलता है वैक्यूम में, निर्वात में। वैक्यूम समझ रहे हो ना, बिल्कुल खाली जगह जहां कुछ नहीं होता। आप जिस कमरे में, अगर उस कमरे की सारी एयर बाहर निकाल दी जाए तो कमरा बिल्कुल खाली हो जाएगा, हवा भी नहीं होगी, तो कमरे में वैक्यूम पैदा हो जाएगा। लाइट उससे धीरे चलती है एयर में, उससे धीरे चलती है लिक्विड में, और सबसे धीरे चलती है सॉलिड में। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है ज्यादा, उससे धीरे होती है वायु में, उससे धीरे होती है तरल में, और सबसे धीरे होती है ठोस में। यानी कि मैंने आपसे कहा कि लाइट सबसे तेज भागती है वैक्यूम में, निर्वात में। यानी वैक्यूम हमेशा एक विरल माध्यम होगा, रेयर। उससे धीरे चलती है लाइट एयर, उससे धीरे लिक्विड, उससे धीरे सॉलिड। लाइट सॉलिड में सबसे धीरे चलती है, यहाँ पर लाइट की स्पीड सबसे कम है, स्लो चल रही है, और वैक्यूम में सबसे फास्ट चल रही है। यानी अगर अभी के लिए आप एक समझो, अगर आपके पास में दो मीडियम हो और उन दोनों में से एक सॉलिड हो, तो सॉलिड को आप डेंसर सघन माध्यम मान लेना, यानी कि लाइट धीरे चलेगी। सॉलिड ऑप्शन में ना हो तो लिक्विड को डेंसर मान लेना, लिक्विड ना हो तो एयर को मान लेना, और वैक्यूम तो सबसे विरल माध्यम होता ही है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कांच और पानी में ज्यादा डेंसर सघन माध्यम कौन होगा? कांच पानी, तो आप बोलेंगे कांच। पानी और हवा में ज्यादा डेंसर कौन होगा? पानी। हवा और वैक्यूम में ज्यादा कौन होगा? हवा। तो जिस मीडियम में लाइट तेज भागती है वो हमारा कहलाता है रेयर, और जहां धीरे चलती है वो कहलाता है हमारा डेंसर। तो अगर मेरे पास सॉलिड दिखे तो सॉलिड में लाइट धीरे चलती है, तो सॉलिड को हम डेंसर मान लेंगे। सॉलिड ऑप्शन में नहीं होगा तो लिक्विड पे जाएंगे, लिक्विड नहीं होगा तो एयर, और वैक्यूम तो हमेशा विरल माध्यम रहेगा ही। हालांकि कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट नहीं अभी है, अभी के लिए केवल आपको मैंने मोटा मोटी आइडिया दिया है कि अगर आपके पास में दो मीडियम है, तो जो जनरली ऐसा होता है कि सॉलिड जो है वो ज्यादा सघन माध्यम होगा, लाइट धीरे चलेगी। सॉलिड नहीं है तो फिर लिक्विड को डेंसर मान लेंगे, लिक्विड नहीं है तो एयर को मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैंने लिखा कि लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में, निर्वात में सबसे तेज चलती है। तो अगर आपसे पूछा कि लाइट वैक्यूम में सबसे तेज चलती है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड है कितनी, तो यहां पर लिखेंगे हम, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। बेटा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल सी का, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 299792458 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से भागती है लाइट निर्वात में, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़ जो भी बन जाएगा ये, है ना, इतनी भयंकर स्पीड। अच्छा थोड़ा सा आसान शब्दों में लिखते हैं इसे हम,
1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का डॉट लगा लो। 2.99792 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड जो है वैक्यूम में वो है इतनी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो 2.99 है, क्या मेरे लगभग 3 है कि नहीं है? तो हम 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको यही याद रखना है, ये एक टीचर के लिए है, स्टूडेंट को केवल याद रखना है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो लगभग कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में भी कि वैक्यूम में निर्वात में प्रकाश की चाल ये लगभग कितनी होती है? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पावर 3 बढ़ जाएंगी। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि वो मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है कि किलोमीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो बेटा जब मीटर पर सेकंड में आएगा तो 10 की पावर 8 बताएंगे, और किलोमीटर पर सेकंड पाएगा तो 10 की पावर 5 बताएंगे। 10 की पावर 5 होता है लाख, यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। गजब, खतरनाक है लाइट। हमने कहा 1 सेकंड लगा होगा, 1 सेकंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर भाग चुकी है। मान लो कि आप अपनी छत पे गए, आपने बटन दबाया टॉर्च का, लेजर लाइट का, किसी लेजर लाइट का बटन दबाया, उससे प्रकाश निकला। 1 सेकंड के अंदर लाइट कितना ट्रेवल कर चुकी होगी? 3 लाख किलोमीटर। तो लाइट बहुत तेज भागती है, हर सेकंड 3-3 लाख किलोमीटर भाग रही है। 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर भाग लेगी, 10 सेकंड में 30 लाख किलोमीटर भाग जाएगी। तभी तो सूर्य हमारे से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। तभी सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग 8 मिनट में आ जाता है। 8 मिनट में तो भाई साहब हम 5-4 किलोमीटर नहीं जा पा रहे अपनी बाइक से, अगर ट्रैफिक सा हो। अगर खुला रोड भी हो तो 5 मिनट में हम कितना चले जाएंगे? 5-7 किलोमीटर ही जा पाएंगे। लेकिन लाइट जो है वो 8 मिनट के अंदर कहां पहुंच जा रही है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी क्यों तय कर रही है? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट हर सेकंड 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ेंगे, उसने मीटर पर सेकंड में पूछा है कि किलोमीटर पर सेकंड पूछा है। तो मीटर पर सेकंड तो 10 की पावर 8 और किलोमीटर पर सेकंड तो 10 की पावर 5, यानी कि लाइट की स्पीड जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बेटा स्पीड इतनी ज्यादा है कि इससे ज्यादा स्पीड किसी चीज की नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे ज्यादा स्पीड किसी की है, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा स्पीड किसी की है तो लाइट प्रकाश की है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। पेपर में आपको गुमराह करेगा कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, ऑप्शन लिख देगा राफेल विमान की, ब्रह्मोस मिसाइल की, आवाज की, लाइट की। बेटा लाइट के सामने किसी की औकात कुछ नहीं है। ये जो मिसाइलें है ना, ये 1 सेकंड में 2-4 किलोमीटर भागती हैं और लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर भाग जाती है। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। ये मैं जान पूछ के लिखवाता हूं कि कोई वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती है, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो पेपर में, कैसा भी ऑप्शन दे दे। ठीक है, तो लाइट जो है निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है। कोई वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती। इसमें क्वेश्चन आता है कि जो प्रकाश की जो चाल है वो सर्वप्रथम किसने मेजर की? भाई आज तो हम ये मान रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लगभग इसी के आसपास सबसे पहली बार किसने बताया? ये क्वेश्चन ही आता है। काजल मैम, मैंने बताया था एक दिन कि उनके बेटे का बर्थडे था, तो मैम कहीं बाहर गई हुई थी, तो शायद वो आज मंडे से क्लास स्टार्ट कर देंगी, आज नहीं तो कल से। उन्हें आज आना है, कहीं बाहर गई थी वो, तो मोस्ट प्रॉब्लम उनकी आज नहीं तो कल से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चे का पहला बर्थडे था तो इसलिए बाहर गई थी मैडम। अब यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट टाइम मेजर्ड बाय ओली रोमर इन 1676। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर। देखो, वो सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है इसका, बच्चे होशियार हैं क्लास में।
प्रकाश की चाल सर्वप्रथम, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम ओली रोमर ने 1676 में ज्ञात की थी। बेटा जिनका मैं ईयर लिखाऊंगा ना, उन सबके ईयर जरूर लिखना, ठीक है। 1676 में, ठीक। अब तो यहाँ पे हमें कुछ छोटी सी बातें पता चली कि लाइट सबसे तेज चलती है। लाइट की सबसे तेज लाइट कहाँ चलती है? वैक्यूम में, निर्वात में चलती है। लेकिन याद करना, जब मैं आपको साउंड चैप्टर पढ़ाऊंगा, ध्वनि, या पढ़ा दिया होगा, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लाइट सबसे तेज चलती है वैक्यूम में और धीरे चलती है सॉलिड ठोस में। लेकिन आवाज साउंड का ठीक इसका उल्टा है। साउंड सॉलिड में तेज चलता है, स्टील वगैरह में, और वैक्यूम में तो चल भी नहीं सकता। तो पेपर में जब स्पीड पूछे, ध्यान से पढ़ना है कि लाइट कहां तेज चलती है तो वैक्यूम बताएंगे, और ध्वनि साउंड कहां तेज चलता है तो सॉलिड बताएंगे, ठीक है। तो बुक रिकमेंड कर दीजिए, कौन सही रहेगा। मैंने कहा तो था कि बुक हम बताएंगे अभी आपको, बुक पे अभी काम चल रहा है। अभी क्वेश्चन डेली ये डलना है, ये नहीं डलना है, लैंग्वेज हिंदी में उसका ट्रांसलेशन वगैरह तो बता देंगे अपने आपसे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि लाइट कहां तेज चलती है, कहां धीरे चलती है, साउंड तेज कहां चलता है, धीरे कहां चलता है, इस तरह की हमने बातें क्लास में डिस्कस की। अभी बेटा हमें ये तो पता चल गया कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर कभी आपके पास में 2-3 मीडियम हो, 2-3 माध्यम हो, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सॉलिड को डेंसर सघन मानना। सॉलिड ऑप्शन में नहीं है तो लिक्विड तरल को मान लेना, लिक्विड नहीं है तो एयर को मान लेना। लेकिन अगर आप ये भी तो कह सकते थे सर वो तो बात ठीक है आपकी, बात आपकी ठीक है, मान लिया हमने। लेकिन अगर आप सारे ऑप्शन हमें लिक्विड के दे दोगे तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सघन माध्यम है, कौन विरल है? सारे ऑप्शन सॉलिड के दे दोगे तो कैसे बताएंगे? बात बिल्कुल ठीक है भाई, सारे ऑप्शन लिक्विड के हो तो कैसे बात बनेगी? एक लिक्विड एक सॉलिड है तो चलो फिर भी बात बन जाएगी, ठीक है। अब यहां लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम एक शब्द, हम समझेंगे। इस शब्द को समझने के बाद में आपको सारा कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाएगा। एक चीज हेडिंग डालेंगे हम, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेटा इस टॉपिक की रीढ़ की हड्डी है, ये इसकी जान है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसे धीरे धीरे मैं इसका लेवल बढ़ाऊंगा, पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, फिर एक लेवल तक जाएंगे। इसे हिंदी में लिखेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। नाम सुना होगा ना सभी ने 10th क्लास में, एक धुरंधर ऐसा तो नहीं कि पहली बार नाम सुन रहा हो इसका। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका बेटा सिंबल होता है एन, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं म्यू, ठीक है, एन या म्यू का। ग्रुप डी का एग्जाम कब तक होगा प्लीज बता दो भाई। मैं कौन सा भाई, कैसे कैसे मूर्ख बच्चे आते हैं कई बार क्लास में, इन्हें लगता है कि इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, फिर आप कहते हो मास्टर जी आप गुस्सा हो जाते हो। भाई ऐसे कह रहा है बच्चा जैसे कि मैं डेट शीट निकालूंगा ग्रुप डी का, वो कह रहा है कि प्लीज बता दो, जैसे मैं मुझे पेपर कराना हो। अरे जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा सबको पता चलेगा, मुझे कोई अलग से पता चलेगा क्या? कह रहा जी प्लीज बता दो। ये यार छोड़ो क्या बोले इन्हें। देखो ये बेटा जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसके फॉर्मूले पे, इसके बारे में और जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। पहले इसमें बहुत ही बेसिक मोटी सी बात समझो। ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, बड़े गजब की चीज है। 2 माध्यम, 3 माध्यम, 4 माध्यम, 5 माध्यम में कौन सघन है, कौन विरल है, कौन डेंसर है, कौन रेयर है, ये बताने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है और मैं कह दूं कि इसका 5 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ज्यादा बताऊंगा, समझ जाना कि वो मीडियम ज्यादा सघन है, ज्यादा डेंसर है दूसरे की अपेक्षा। यानी कि अगर बहुत सारे मीडियम हो मेरे पास में, हवा, पानी, कांच वांच बहुत सारे हो, तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो ज्यादा सघन माध्यम, वहां लाइट धीरे चलेगी। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो विरल माध्यम, वहां लाइट तेज भागेगी। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उससे बेटा कम होता है वैक्यूम का, निर्वात का। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, सबसे विरल माध्यम होगा हमेशा। इससे थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का, 1.0003। देखो ये क्वेश्चन जब आया पेपर में, रेलवे ग्रुप डी में उसने पूछा कि आप ये बताइए कि वायु का, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो उसने पता ऑप्शन कैसे दिए थे रेलवे ग्रुप डी में? ऐसे 1.03, 1.0003, एक दिया था उसने 1.00003, एक ऑप्शन दिया उसने 1.0003। तो अगर आपसे पूछे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एयर का, ठीक है, तो आप एक चीज देखना यहां पे कि मैंने कहा कि पॉइंट के बाद में 3 जीरो, ये इस वाले में है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन यही क्वेश्चन जब एसएससी के अंदर आया, तो एसएससी ने बच्चों के लिए थोड़ा सा मामला बहुत ही आसान कर दिया। एसएससी ने पूछा कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, और वहां पे एक ऑप्शन में लिखा था कि लगभग 1। तो बस वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी पता थी बच्चों को, तो उनकी बात बन गई, क्योंकि लगभग 1 है, लेकिन आप इसका एग्जैक्ट मान याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई 1.3, 1.31। पानी का होता है 4/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल करके आएगा 1.33। वाटर का होता है 4/3। ये सारे याद कर रहे हैं आपको,
ज्यादा लिखूंगा, 7-8 लिखूंगा। केरोसिन का होता है 1.44, किसी किसी किताब में 1.41 भी लिखा होता है, वैसे 1.4 के आसपास का जो भी ऑप्शन दिखे। केरोसिन का है 1.44। ग्लास का, कांच का होता है 1.5। ग्लिसरीन का भी ये होता है 1.5। ग्लास, ग्लिसरीन, बेंजीन, इन सब का 1.5 है। ठीक है, देखो कांच का जो है ना, वैसे अलग अलग टाइप के कांच का अलग अलग होता है। जैसे ये मेरे पास एक कार्ड है, ये लेंस का, ये अगर आप यहां देखेंगे, आप पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा हो, ये क्रिजाल के लेंस के लिए कार्ड दिया कि ऑथेंटिक है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो इंडेक्स का ना, किसी का 1.56, 1.59, 1.6, 1.67, 1.74। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग कांच के अलग अलग टाइप के होते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जब तक हमें पेपर में नहीं देगा वो, हम अपने आप से 1.5 मान के चलेंगे। 1.54, 1.57 ऐसे नहीं मानेंगे, उससे कैलकुलेशन टफ पड़ती है। तो अगर हमें अपने आप से चूज करना होगा तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1.5 ही लेके चलेंगे। ठीक है, बाकी अगर पेपर में कह दीजिए 1.52 है कि 1.55 है, वो फिर बात अलग है। ठीक है, अच्छा, एक बेटा रोक सोल्ट होता है, सेंधा नमक। सेंधा नमक भी देखा होगा ना, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप से कहीं होता है, व्हाइट व्हाइट सा दिखता है। ठीक है, इसका होता है 1.54 का। ये किसका है, रोक सोल्ट, सेंधा नमक का। और डायमंड का एक याद रखना है 2.42। जितने मैंने क्लास में लिखवाए हैं बस इतने याद रखने हैं, इससे बाहर ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। एक डायमंड का आपको रटा होना चाहिए 2.42, एक पानी का रटा होना चाहिए 1.33, एक एयर का याद होना चाहिए, और एक ग्लास का। ये 3-4 तो आपको याद होनी चाहिए, बाकी साथ के साथ याद कर लेना। ऐसे 2 फायदे होंगे आपको। पहला फायदा क्या होगा, निदा खान, पहला फायदा आपको ये है। और कमेंट पे ध्यान मत दिया करो कि कमेंट में नाम ले रहे कि नहीं ले रहे, पढ़ने पे ध्यान दिया करो। आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में या तो आपसे वो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है भाई साहब ये बताओ, डायमंड का कितना होता है ये बताओ। एक क्वेश्चन तो आपका ये सोल्व हो गया। दूसरा, अगर 2-3 मीडियम है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, समझ जाना कि वो मीडियम सघन है। समझ गए बात को। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपसे वो डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है भाई साहब ये बताओ, डायमंड का कितना होता है ये बताओ। एक क्वेश्चन तो आपका ये सोल्व हो गया। दूसरा, अगर 2-3 मीडियम है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, समझ जाना कि वो मीडियम सघन है। समझ गए बात को। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, जो मैंने आपके सामने कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, अगर बेटा आपसे कहा जाए कि बताओ केरोसिन जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। ये केरोसिन एक सघन माध्यम है कि विरल, रेयर है कि डेंसर, इसका जो है ये सघन है कि विरल, ये आपको बताना है। केरोसिन को आप सघन माध्यम में काउंट करोगे कि विरल में, डेंसर है कि रेयर है, ये बताओ। हाँ, अंकुश पांडे ने कुछ सही बात लिखी जो हम सुनना चाह रहे थे। देखो, आपने बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बात लिखी। आपने कहा सर ये बताओ किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में, किसके कंपैरिजन में पूछ रहे हो। भैया केरोसिन जो है, आपको अगर आप इनसे कंपैरिजन करोगे, कांच से, रॉक साल्ट, सेंधा नमक से, और डायमंड से, हीरे से, तो ये विरल माध्यम हो जाएगा। अगर इन सबसे कंपेयर करोगे तो ये सघन माध्यम हो जाएगा। देखो, कोई भी मीडियम जो है, ना तो वो सघन होता, ना ही वो विरल, वो किसी के कंपेरिजन में होता है। जैसे बच्चों को कई बार कहता हूं क्लास में कि कोई व्यक्ति ना तो गरीब होता, ना ही अमीर, वो कंपेरिजन में होता है। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो आपकी गली में कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिनके घर में एक मोटरसाइकिल भी हो, और हो सकता है कि एक कोई गाड़ी हो, मान लो कि i10, i20 टाइप की गाड़ी है, ठीक ठाक उनका मकान है, और मान लो गांव में रह रहे हैं तो 40-50 बीघा जमीन भी है, ट्रैक्टर भी है, तो आपको बड़े अमीर लगते होंगे वो, क्योंकि आप अपने से कंपैरिजन कर रहे हो। लेकिन उसी व्यक्ति का कंपैरिजन हम टाटा बिरला से करने लग जाएं, आप बोलो भाई साहब सर टाटा बिरला ने तो सेकंडों में खरीद लेंगे, टाटा बिरला के लिए तो ये ऐसे करेंगे तो इतने पैसे गिर जाएंगे। तो कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब होता है, कंपेरेटिव में किससे कंपेयर कर रहे हैं। जैसे एक दिन मैंने बड़ा अच्छा एक बंदे सुना, वो जो मोटिवेशनल होता है ना, स्पीकर होते हैं, तो उसने पूछा ऐसे एक बंदे से कि आप ये बताओ यार, ये जो रेंज रोवर कार है ये सस्ती होती है कि महंगी होती है। कह रहा भाई साहब बड़ी महंगी है रेंज रोवर कार। क्या देखो, ये महंगी है क्यों, क्योंकि आपने अपने आप से कंपैरिजन किया है।
आप अपने बैंक बैलेंस को, अपनी जेब को देख के बोल रहे हो भैया महंगी है। वही बात अगर अंबानी से कहेगी ये सस्ती है कि महंगी है, अंबानी मुस्कुरा देगा, सस्ती महंगी 2-4 करोड़ की, भाई जिसके पास लाख करोड़ की प्रॉपर्टी हो, है ना, उसके लिए 2-4 करोड़ की गाड़ी की क्या वैल्यू है। तो ऐसी कोई भी मीडियम जो है वो सघन है या विरल है, वो कंपेरेटिवली होता है। अच्छा, दूसरी चीज एक मैंने आपको चीज बताई यहाँ पे कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, वो मीडियम डेंसर सघन कहलाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। यानी उस मीडियम में जो लाइट है वो धीरे चलेगी, लाइट की जो स्पीड होगी वो कम होगी। ठीक है, मतलब लाइट की स्पीड, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर विरल माध्यम होगा, यानी कि वहां पर लाइट चलेगी तेज। यानी यहां से हम एक बात समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना और लाइट की जो स्पीड है वो व्युत कर्मानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो स्पीड कम आएगी उस मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज्यादा आएगी। ठीक है, अब यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि बंगाल के पेपर का क्वेश्चन है, और लगभग ऐसे क्वेश्चन पिछली बार सीबीएसई में भी आ गया था 10th क्लास के पेपर में। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से, अभी ऑप्शन दूंगा उसमें बताना है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। यार हिंदी से चक्कर में टाइम बहुत खराब होता है क्लास में। ऑप्शन है हमारे पास में ग्लास, वाटर, केरोसिन, डायमंड। आपको बताना है कि इनमें से किस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। करो भैया। अंकुश पांडे जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, सबसे फास्ट आंसर आ रहा है इनका हर क्वेश्चन का। जितने बच्चों ने लिखा है वाटर उनका सही, जो डायमंड लिख रहे हैं हम सबका गलत है। भाई एक चीज बताओ, कह रहा है कि प्रकाश चाल ज्यादा कहां होगी। बेटा प्रकाश की चाल ज्यादा वहां होगी ना जो माध्यम विरल होगा, रेयर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। भाई गिलास का 1.5, इसका 1.33, इसका 1.44 और इसका 2.42। सबसे ज्यादा तो इसका डायमंड में लाइट तो धीरे चलेगी इन सब में। आंसर है इसका वाटर। भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें लाइट तेज चलती है, तो इन सब में सबसे कम किसका है, वाटर का है, तो वाटर में तेज चलेगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में और पोस्टमार्टम करेंगे हम इसका और डिटेल में समझेंगे। तो आज के इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। बढ़िया आज का सेशन, मजा आया मुझे बहुत।